एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 14 द नेशनलिस्ट मूवमेंट 1870 टू 1947 पार्ट 2। पार्ट 1 में हम पढ़ चुके हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे फॉर्म हुई, पार्टीशन ऑफ बंगाल, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, मौले मिंटो रिफॉर्म, होम रूल लीग और लखनऊ पैक्ट के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अराइवल ऑफ महात्मा गांधी ऑन द इंडियन पॉलिटिकल सीन। वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की लीडरशिप को संभाल लिया। महात्मा गांधी ने इंडिया में नॉन वायलेंट टेक्निक सिखाई प्रोटेस्ट करने की। महात्मा गांधी जी की इस टेक्निक को सत्याग्रह का नाम दिया गया। सत्याग्रह मीन्स डिमांड फॉर ट्रुथ, सत्य के लिए किया गया आग्रह। ये एक नॉन वायलेंट स्ट्रगल अब बन गई ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। महात्मा गांधी जी ने टॉलरेंस, ब्रदरहुड और नॉन वायलेंस और सिंपल लिविंग को प्रोत्साहन दिया। गांधी जी ने ये रियलाइज़ किया कि हमारे देश में कुछ सामाजिक सुधार की ज़रूरत है, तभी हम देश की नेशनल स्ट्रगल को आगे बढ़ा पाएंगे। उन्होंने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की, जहाँ पर सभी कास्ट और सभी रिलीजन के लोगों को वेलकम किया जाने लगा। महात्मा गांधी का जो पहला मूवमेंट था वो शुरू हुआ चंपारण से, जो कि बिहार में है, 1917 में। वहाँ पर उन्होंने पीजेंट्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो इंडिगो की यानी कि नील बेचने पर कम पैसे मिलते थे, उस परेशानी से दूर कराने के लिए एक मूवमेंट चलाया। उसके बाद 1919 में गांधी जी इंडिया के सबसे पॉपुलर लीडर बन गए। महात्मा गांधी ने भारत में बहुत सारे मास मूवमेंट लॉन्च किए। इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, और इस रिफॉर्म को हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। ब्रिटिश सरकार ने हमारे देश में जितने भी आंदोलन चल रहे थे, सेल्फ रूल के लिए जितनी एजिटेशंस हो रही थी, उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। उन सबको बस थोड़ा सा शांत करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए एक रिफॉर्म लाया, जिस रिफॉर्म का नाम रखा गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। पर ये जो रिफॉर्म था, इसने अभी भी लोगों की डिमांड की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ये हमारे लिए इनसिग्निफिकेंट प्रूव हुआ। हमारे देश में जो लेजिस्लेचर असेंबली थी और जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स थी, उनमें इलेक्टेड मेंबर्स की संख्या इस रिफॉर्म ने बढ़ा दी, पर जो पावर थी वो अभी भी ब्रिटिश सरकार के पास ही थी। इस रिफॉर्म ने हमारे देश में डायरकी लॉन्च की। डायरकी का मतलब है ड्यूअल गवर्नमेंट। डायरकी में ये कहा गया, इसमें ये इंट्रोड्यूस किया गया कि जितने भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि फाइनेंस है, पुलिस है, ये सब के सब गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन यानी कि अंग्रेज़ों के हाथ में रहेंगे। इंडिया के जो मिनिस्टर्स थे, उनके पास केवल कुछ ही चार्जेस दिए गए, जैसे कि एजुकेशन का चार्ज और हेल्थ का चार्ज, पर असली पावर अभी भी ब्रिटिश सरकार ने अपने पास और अपने ऑफिसर्स के पास रखी गई। इससे इंडियंस बहुत डिसअपॉइंट हो गए। इस रिफॉर्म से उन्होंने बहुत निराशा अपने आप में पैदा कर ली। इसके बाद आया रॉबर्ट एक्ट। रॉबर्ट एक्ट जो आया, ये ब्रिटिश सरकार ने पास किया 1919 में। हमारे देश में जो अनरेस्ट बढ़ता जा रहा था, इंडियंस कॉन्टिन्यूसली प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये प्रोटेस्ट भी बढ़ता जा रहा था। इसको सप्रेस करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ये एक्ट बनाया। इस एक्ट ने उनको ये पावर दे दी कि वो किसी को भी किसी भी वक्त किसी वारंट के बिना जेल में डाल सकते हैं, और कोई अपना केस भी आगे ना तो वकील के पास लेके जा सकता है, ना उसके खिलाफ कोई दलील कर सकता है। इस एक्ट के खिलाफ लोगों ने बहुत सारी डिमॉन्स्ट्रेशन की, हड़तालें की। अब ये जो डू यू नो है, अब हम इसको पढ़ लेते हैं, इसमें क्या लिखा है। जो रॉलेट एक्ट था, इसे ब्लैक लॉ भी कहा गया, काला कानून भी।
क्योंकि ये एक ऐसा कानून था जिसने ब्रिटिश सरकार को इतनी पावर दे दी कि किसी को किसी वक्त भी वो कभी भी पकड़ के जेल में डाल सकते हैं, और वो इंसान ना तो अपने लिए कोई अपील कर सकता है, ना कोई दलील, ना वकील। ठीक है, इसलिए इस कानून को नाम दे दिया गया ब्लैक लॉ। इस कानून के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट हमारी इंडियन हिस्ट्री की फ्रीडम स्ट्रगल का, और वो है जलियांवाला बाग massacre. On April 13, 1919, the people of Punjab gathered on the auspicious day of Baisakhi at Jallianwala Bagh near Golden Temple in Amritsar. 1919 में पंजाब में कुछ लोग जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन, बैसाखी के पवित्र दिन अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के पास इकट्ठे हुए। वो लोग असली में उस वक्त के दो प्रोमिनेंट लीडर्स डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों के अरेस्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। परंतु जनरल डायर ने अंधाधुंध उन लोगों पर फायरिंग स्टार्ट करवा दी, और इस फायरिंग में बहुत सारे इनोसेंट आदमी, औरतें और बच्चे मारे गए। इस मैसेकर ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। हमारे देश में मार्शल लॉ, देश के पंजाब के हिस्से में मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया। अंडर द मार्शल लॉ पीपल वर टॉर्चर्ड, न्यूज़पेपर वर बैन एंड मेल्स वर सेंसर्ड। लोगों को बुरी तरह से टॉर्चर किया गया, न्यूज़पेपर्स को बैन कर दिया गया, और जितनी लोगों की मेल्स थी, मेल्स मतलब चिट्ठियाँ जो इस वक्त भारत के लोग एक दूसरे को लिखते थे, उनको सेंसर किया जाने लगा। सेंसर किया जाने का मतलब हो गया कि जो चिट्ठियाँ हैं पहले अंग्रेज़ी ऑफिसर्स उनको पढ़ेंगे, फिर वो चिट्ठियाँ आगे पहुँचाई जाएंगी। अब हम ये डू यू नो पढ़ते हैं। इस डू यू नो में कहा है कि उस दौरान टर्की भी हमारे देश की तरह ब्रिटिश सरकार के हाथ कुछ सफ़र कर रहा था। टर्की में अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्होंने एक खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कर दिया ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, और बाद में महात्मा गांधी जी की लीडरशिप के अंडर ही ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एक पार्ट बना दिया गया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 टू 1922। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमारे भारत की फ्रीडम स्ट्रगल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इस मूवमेंट को बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने सबसे पहली बात तो हमारे देश को एकजुट करने में बहुत बड़ा योगदान दिया, और इस मूवमेंट के बाद ब्रिटिश सरकार बहुत हद तक हमारी एजिटेशन से, हमारे जितने हम मतलब लोग मास मूवमेंट कर रहे थे उनसे हिल भी गई थी, डर भी गई थी। महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी सेड द ब्रिटिश रूल वॉज एस्टैब्लिश्ड एंड सर्वाइव्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस। इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट, ब्रिटिश रूल वुड कोलैप्स एंड स्वराज वुड कम। महात्मा गांधी का कहना था कि क्योंकि जो अंग्रेज सरकार है वो भारत में आके एस्टेब्लिश हुई और सर्वाइव हुई सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे इंडियंस ने उनको कोऑपरेट किया। अगर इंडियंस उनको किसी भी तरह का सहयोग देना बंद कर देंगे तो धीरे धीरे उनका रूल कोलैप्स हो जाएगा और हमारे देश में स्वराज वापस आ जाएगा। और कांग्रेस का सेशन हुआ 1920 में। इसके बाद कांग्रेस का सेशन हुआ नागपुर में 1920 में। इस सेशन में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन की कॉल दी। नॉन कोऑपरेशन का मतलब है नॉट टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट। गांधी जी ने सभी को ललकारा कि अब हम गवर्नमेंट का, ब्रिटिश सरकार का किसी भी लेवल पर समर्थन नहीं देंगे। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट द इनजस्टिस डन बाय द ब्रिटिश इन पंजाब एंड टर्की। ये मूवमेंट गांधी जी ने पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था और टर्की में जो चल रहा था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो शोषण हो रहा था, उसके खिलाफ ये शुरू किया गया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इस तरह से स्टार्ट किया गया कि इस दौरान लोगों ने, ब्रिटिश सरकार ने जितने भी उनको टाइटल्स दिए थे, ऑनर्स दिए थे लोगों को खुश करने के लिए, जो पदवियां दी थी, जो ओहदे दिए थे, वो सब छोड़ दिए
उन सब का बहिष्कार कर दिया। जो हमारे मिनिस्टर्स थे उन्होंने लेजिस्लेचर का बायकॉट कर दिया। मिनिस्टर्स ने अपने अपनी जो प्रोविंसेस थी जहाँ पर वो रूल कर रहे थे उसको छोड़ दिया। बायकॉट ऑफ स्कूल्स कॉलेजेस बाय स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स ने भी बायकॉट कर दिया स्कूल्स का और कॉलेजेस का। ओपनिंग ऑफ जामिया मिलिया एट अलीगढ़ एंड काशी विद्यापीठ एट बनारस, उसी दौरान अलीगढ़ में जामिया मिलिया ओपन हुई और काशी विद्यापीठ बनारस में। बायकॉट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड कोर्ट्स, बोनफायर ऑफ फॉरेन गुड्स, सभी लोगों ने, जो लोग उस वक्त ब्रिटिश सरकार के ऑफिसेस में काम करते थे, कोर्ट्स में काम करते थे, उन्होंने भी उसका बहिष्कार कर दिया, वहाँ पे काम करने से इनकार कर दिया। फॉरेन की जितनी भी चीज़ें थी लोगों ने उनको जलाना शुरू कर दिया, बड़ी बड़ी आग लगा के उनको जलाना शुरू कर दिया। हड़ताल एंड स्ट्राइक्स ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में जगह जगह लोग हड़ताल करने लगे, स्ट्राइक्स करने लगे। आफ्टर 1919 the struggle against the British rule took the form of a mass movement which involved peasants, tribals, students, workers, traders, women. 1919 के बाद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो ये आंदोलन था इसने मास मूवमेंट का रूप ले लिया। मास मूवमेंट होता है एक ऐसा आंदोलन जिसमें कि ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इस मूवमेंट में हर सेक्शन के लोग, जैसे चाहे वो किसान हो, चाहे वो आदिवासी हों, स्टूडेंट्स हैं, वर्कर्स हों, हर तरह के लोग पार्टिसिपेट करने लगे। और इसी दौरान हिंदू मुसलमान की जो यूनिटी थी वो भी स्ट्रेंथेंड हो गई, इनमें आपस में और ज़्यादा एकता बन गई। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया था पूरे देश में लोगों ने तहे दिल से इसमें पार्टिसिपेट किया, पूरे जोश के साथ पार्टिसिपेट किया। ब्रिटिश सरकार ने इसको दबाने के लिए बहुत सारे इम्पोर्टेंट लीडर्स को जेल में डाल दिया। इस मूवमेंट के बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट घटना हुई जिसे कहते हैं हम चोरा चोरी इवेंट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ये चोरा चोरी इवेंट क्या है। इन 1922 द पुलिस fired upon a group of demonstrators at Chora Chori in Uttar Pradesh. The agitated mob set police station on fire and burned 22 policemen alive. 1922 में क्या हुआ कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, डिमॉन्स्ट्रेटर्स, कुछ ऐसे लोग जो कि डिमॉन्स्ट्रेशंस कर रहे थे, जो कि हड़ताल कर रहे थे चोरा चोरी उत्तर प्रदेश में, वो जा रहे थे। अचानक पुलिस वालों ने उन पे फायरिंग स्टार्ट कर दी जिससे कि जो भीड़ थी उसको क्रोध आ गया और उन्होंने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी जिसमें कि 22 पुलिस मैन जिंदा जल गए। गांधी जी एकदम शॉक रह गए इस घटना के बाद। उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद करने की घोषणा कर दी क्योंकि उनको लगा कि ये जो मूवमेंट था ये तो हमने नॉन वायलेंट शुरू किया था पर इस मूवमेंट ने अब वायलेंट रूप ले लिया। बहुत से लीडर्स ने गांधी जी के इस डिसीजन को सपोर्ट नहीं किया, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर एक वायलेंट इंसिडेंस होता है तो उसकी वजह से हमें इतने बड़े मूवमेंट को बंद नहीं करना चाहिए। उसी दौरान मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा स्वराज पार्टी। उनकी पार्टी बनाने का मकसद था, वो चाहते थे कि हम इस पार्टी के द्वारा लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंटर करेंगे और अंदर ब्रिटिश सरकार के अंदर जाकर उसकी अंदर एडमिनिस्ट्रेशन में घुसकर ब्रिटिश सरकार को डिस्ट्रॉय करेंगे। हालांकि गांधी जी ने सिंगल हैंडेडली इस मूवमेंट को स्टॉप करने की कोशिश की, फिर भी गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। अगर हम देखें तो ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ये प्री मैच्योरली ही विड्रॉ कर लिया गया, पर इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से पूरी देश जो है वो यूनाइटेड हो गई। पूरे देश के लोग आपस में क्लोज आ गए, लोगों में नेशनलिज्म, देशभक्ति की भावना बढ़ गई और
गांधी जी जो थे उन्होंने इस मूवमेंट के साथ साथ देश में खादी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, इन सबको भी और इन सबको भी बढ़ावा देने की, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को, खादी को बढ़ावा देने की कोशिश की। और देश में जो कुछ सोशल प्रॉब्लम्स थी जैसे कि अनटचेबिलिटी, इसको दूर करने की बहुत कोशिश की। अब आगे बढ़ते हैं पीजेंट्स एंड वर्कर्स मूवमेंट। The peasants and workers joined the freedom movement to oppose British exploitation and high taxes. Sardar Vallabhbhai Patel took up the case of the peasants at Bardoli in Gujarat. उस वक्त जो किसान थे वो भी ब्रिटिश सरकार से बहुत परेशान थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार उन पर टैक्सेस ज़्यादा लेती थी उनसे और उनकी हर तरह से एक्सप्लॉयटेशन करती थी। पीजेंट्स का मूवमेंट चलाने में बहुत बड़ा रोल रहा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। उन्होंने गुजरात में बरदौली में पीजेंट मूवमेंट में बहुत सहयोग दिया, बहुत मुख्य भूमिका निभाई। अब 1927 में इसके बाद आ गया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आया 1927 में। साइमन कमीशन इंडिया में इसलिए भेजा गया कि जो 1919 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसमें क्या क्या कमियां रह गई थी उसको सुधारने के लिए, उसको रिव्यू करने के लिए। पर ये जो कमीशन था ये भी बस लोगों को खुश करने के लिए था, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं था जो कि लोगों को मतलब संतुष्ट कर पाए। जो इतना मॉब हमारे यहाँ पे जो इतने लोग असंतुष्ट थे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, उन्होंने इस साइमन कमीशन का भी बहिष्कार किया। उसका कारण ये था कि जो कमीशन था ये आया तो इंडिया के लिए था, इंडिया के रिफॉर्म्स के लिए था, इंडिया में बहुत अच्छे तरह से वापस शासन लागू करने के लिए था। पर फिर भी इस कमीशन का लोगों ने अपोज इसलिए किया क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। जैसे ही ये कमीशन इंडिया आया, लोगों ने इस कमीशन के खिलाफ नारे लगाना शुरू कर दिए, साइमन गो बैक, और लोगों ने जगह जगह बायकॉट करना शुरू कर दिया। ठीक है, इस कमीशन को बायकॉट करते वक्त जब लोग इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे तो जो लाला लाजपत राय थे, हमारे एक रेडिकल नेता, वो इस प्रोटेस्ट में सीरियसली इंजर्ड हो गए। ठीक है, उन पर बहुत ज़्यादा लाठीचार्ज किया गया। और इसके बाद आया लाहौर सेशन 1929। दिसंबर 1929 में कांग्रेस सेशन हुआ रावी नदी के किनारे लाहौर में, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक पूर्ण स्वराज की घोषणा की। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस सेशन के प्रेसिडेंट थे। ये माना जाता है कि जो ये लाहौर सेशन है इसमें एक हिस्टोरिक रेजोल्यूशन लिया गया। ये रेजोल्यूशन क्या था? पूर्ण स्वराज, क्योंकि अब हमारी कंट्री ने डिसाइड कर लिया कि अब हमें तो पूरी तरह से आज़ादी चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। इस सेशन में ये डिसाइड किया गया कि हम जनवरी 26, 1930 को अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। और as per the resolution after the Lahore session in 1929, January 26 was celebrated as Independence Day every year. इस सेशन के बाद से ही हर साल हम जनवरी 26 को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाने लगे। हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ नवंबर 26, 1949 को, तब भी ये डिसाइड किया कि हम इसको एनफोर्स और एडॉप्ट कब करेंगे? जनवरी 26 को 1950 को। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने 26 जनवरी 1930 को अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाने की घोषणा की थी। According to the Constitution of India, since then we celebrate 26 as Republic Day every year. तब से ही हम जनवरी 26 को अपना रिपब्लिक डे मनाते आ रहे हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या है और ये कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को भी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है। Salt is the basic requirement for every person. The British government had a monopoly on salt production and passed a law banning manufacturing of the salt by Indians so that the British could sell salt at high rates and the salt made
in Liverpool in England would not face any competition. हमारे देश में अंग्रेज सरकार ने ऐसा कानून बनाया था कि हमारे देश के लोग कभी भी अपने देश में। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। इस चैप्टर के बाकी टॉपिक्स पढ़ने के लिए मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।